हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने पहले समझना है कि होता क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसकी एक वीडियो प्रीवियस पहले पोस्ट हो चुकी है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। वो इसके बाद वाला टॉपिक है, पहले पोस्ट कर दी थी गलती से, ये वाला टॉपिक पहले आता है उससे। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने देखना है होता क्या है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, जिसमें सब कुछ कंपनी के बारे में एक्सप्लेन किया होता है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी कैसी है, कंपनी के मतलब रिलेटेड जो भी कंपनी के रिलेटेड होता है ना, सब कुछ उस डॉक्यूमेंट में होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अवेलेबल होता है पब्लिक के लिए। जैसे कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, कोई क्रेडिटर है, कोई अदर पर्सन है जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उस जिसको भी किसी को भी कंपनी के बारे में कुछ भी जानना है ना, तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ख़रीद सकता है उस कंपनी का। हम उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय कर सकते हैं कंपनी के बारे में जानने के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी के सारे लॉसेस, प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ एक्सप्लेंड होता है। ठीक है, ये एक तरह से चार्टर्ड होता है कंपनी का, मतलब चार्ट होता है कि कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फो होती है इसमें। ठीक है, फाउंडेशन ऑन विच द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज़ बेस्ड, और इसी के ऊपर ही कंपनी का सारा स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, क्योंकि इसी में सब कुछ लिखा होता है कि कंपनी में किन रूल्स को फॉलो किया जाता है, कैसे पोजीशंस हैं कंपनी की, कंपनी हर साल प्रॉफिट गेन करती है, कि स्ट्रक्चर सारा इसी के ऊपर बेस्ड होता है कंपनी का। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी, और इसमें पावर जो कंपनी की पावर्स होती हैं वो भी इसी में ही होती हैं। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर हम देखें तो एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो अवेलेबल पब्लिक के लिए होती है, बट उसमें सब कुछ रिलेटेड टू कंपनी होता है। जैसे कॉलेजेस में एक प्रोस्पेक्टस होता है ना, तो हम उसको पैसे देके खरीदते हैं, वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA होता है, जिसको हम पैसे देके खरीदते हैं। ठीक है, देन इसके हैं पर्पसेस। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, पर्पस: इट इनेबल आउटसाइड वर्ल्ड, द शेयर होल्डर्स, द क्रेडिटर्स एंड अदर हु डील विद द कंपनी। कोई भी हमारा आउटसाइड द वर्ल्ड बंदा है, शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, या कोई भी अदर पर्सन है जो हमारी कंपनी में डील करना चाहता है, तो वो पहले ऑब्वियसली हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहेगा। नो अबाउट सर्टेन वाइटल एस्पेक्ट्स अबाउट द कंपनी विद विच दे आर डीलिंग, कि जिसके साथ वो डील कर रहे हैं वो कंपनी की सिचुएशन है कैसी है एक्चुअल में, तो वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहेगा। तो वो एक MOA बाय कर लेगा मार्केट से, और उसके बारे में सारी इन्फो उसको MOA में मिल जाएगी, कंपनी से रिलेटेड जो जो उसको कंपनी से चाहिए, जिस वजह से वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वो चीज़ कंपनी में है, तो उसे इस चीज़ का बारे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता चल जाएगा। ठीक है, आगे इसके हैं कंटेंट्स। तो हम आगे कर रहे थे कंटेंट्स, इसमें हम देखेंगे हमारा फर्स्ट कंटेंट है, इसके मतलब पॉइंट्स हैं जो कंटेंट है। वो फर्स्ट कंटेंट है नेम क्लोज। नेम क्लोज में हमने क्या देखना है, रिलेटेड टू ऑल नेम इंफॉर्मेशन, जो कंपनी के नेम की इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू। अब इसके छोटे छोटे फटाफट कंटेंट्स हैं, हम फटाफट कवर कर लेंगे। इसमें हमें नॉर्मल इन्फो होती है कि कंपनी में क्या क्या होना चाहिए कंपनी की रजिस्ट्रेशन के। फर्स्ट नेम क्लोज होना चाहिए। ठीक है, कंटेन कंप्लीट नेम ऑफ कंपनी, इसमें कंप्लीट नेम ऑफ कंपनी होना चाहिए। इसमें किस किस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको अपनी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होता है, और जो प्राइवेट कंपनी है उसको प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करना होता है। यूज़ दीज वर्ड्स इन द एंड ऑफ कंपनीज नेम, इस नेम को इन वर्ड्स को कंपनी के एंड में, नेम के एंड में लगाना होता है उन्होंने। ठीक है, नेम क्लोज में ये लिख सकते हैं, नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी अदर कंपनीज नेम, जो नेम है वो दूसरी किसी कंपनी के नेम के साथ सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट कंटेन वर्ड कोऑपरेटिव, हमारा कंपनी का जो नेम है उसमें कहीं भी कोऑपरेटिव वर्ड नहीं यूज़ होना चाहिए। जो हम कंपनी का नेम रख रहे हैं वो तो पहली बात तो सिमिलर होना ही नहीं चाहिए किसी के साथ, और अगर सिमिलर भी नहीं होना चाहिए, और उस वर्ड में कंपनी के नेम में कहीं भी कोऑपरेटिव नहीं यूज़ करना। ठीक है, नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन लिंक ऑफ कंपनी विद एनी गवर्नमेंट डेट, जो हमारा नेम है वो उसमें हमारे कोऑपरेटिव वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट था हमारा नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन लिंक ऑफ कंपनी विद एनी गवर्नमेंट डेट, जो हमारा कंपनी का नेम हमने रखा है, ठीक है, वो नेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे उस नेम को पढ़ते ही किसी को ये लगे कि ये कंपनी किसी भी तरह से गवर्नमेंट से लिंक्ड है।
ठीक है। नेम के साथ जैसे एग्जांपल लगा लो, हमने लिख दिया गवर्नमेंट कंपनी, कुछ आगे गवर्नमेंट लगा के कंपनी का नेम लिख दिया, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ये लगे कि वो कंपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, नेम क्लोज है। अब सब कुछ हमने नेम के बारे में पढ़ा। देन इसमें अल्ट्रेशन क्या आई कर सकते हैं, मतलब अल्टर्ड क्या चेंजेस क्या कर सकते हैं इसमें। अगर हम अपने कंपनी का नेम चेंज करना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से 75% मेंबर्स की रजामंदी होनी चाहिए कि हाँ हम कंपनी का नेम चेंज करना चाहते हैं। जब अगर वो पासिंग हो जाता है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, एक तो तब हम कंपनी का नेम चेंज कर सकते हैं, और रिटन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर हम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, कहते हैं हम अपना कंपनी का नेम चेंज करना चाहते हैं, तो वो हमें रिटन में एक अप्रूवमेंट दे देते हैं कि हाँ जी आप कर सकते हो। अगर उनको सूटेबल लगता है तो हम कर सकते हैं कंपनी का नेम चेंज। 2 कंडीशन में हम कंपनी का नेम चेंज कर सकते हैं, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन और रिटन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होता है एक, जहाँ हम सब अपने ना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जहाँ पे वो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज होता है। मतलब जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी वहाँ जो हमने ऑफिस का एड्रेस लिखा था, ठीक है। कंटेन स्टेट इन विच रजिस्ट्रेशन ऑफिस इज सिचुएटेड, वो स्टेट जहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या होता है, कौन सा होता है, वेयर कंपनी कीप ऑल इट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जहाँ कंपनी अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखती है, ठीक है। कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कब तक बन जाना चाहिए, पहले तो व्हेन इट स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटीज़, जब वो बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट करती है उससे पहले उसका रजिस्टर्ड ऑफिस तैयार होना चाहिए, या विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, या उसके रजिस्ट्रेशन करवाने के 30 डेज़ के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस बन जाना चाहिए। इन दोनों में से जो भी विच एवर इज अर्लियर पहले हो जाता है उसमें कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस बना लेना चाहिए, ठीक है। हम इसमें क्या अल्ट्रेशन कर सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस अल्ट्रेशन है, अब हमारा रजिस्ट्रेशन हुई है तो हम ऑफिस शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इसमें हमारे 3 अल्ट्रेशंस हैं। फर्स्ट, ऑफिस शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अगर वन स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो रहा है पहले तो वही स्पेशल रेजोल्यूशन पास, मतलब 75% लोगों की रजामंदी। देन ऑब्टेनिंग सैंक्शन ऑफ बोथ स्टेट रजिस्ट्रेशन, मतलब हमें दोनों स्टेट्स का सैंक्शन ऑर्डर लेना होता है, दोनों स्टेट से, जिस स्टेट से हम मतलब बंद कर रहे हैं और जिस स्टेट में खोल रहे हैं, दोनों स्टेट्स का हमें सैंक्शन ऑर्डर लेना होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। देन ऑफिस शिफ्ट फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन, अगर ऑफिस एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट हो रहा है तो ओनली नीड स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन वी कैन शिफ्ट अवर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। और वन लोकेलिटी टू अनदर लोकेलिटी, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में, शहर वही है, टाउन वही है, एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो इसमें क्या होता है, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल में तो 75 होते हैं ना, इसमें 50% होते हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या होता है, हमने अपने ऑब्जेक्ट्स देखने होते हैं मेन, ठीक है। कंटेन्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड अदर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, और अगर कोई इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है तो उनको भी ऑब्जेक्ट क्लोज में मेंशन करना होता है। डिफाइन स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्ट, और इसके जो स्कोप है, लिमिटेशंस है, सब कुछ ऑब्जेक्ट क्लोज में हमने बताना होता है, ठीक है। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में ना ये सारे पॉइंट्स आते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले कंपनी के नेम के बारे में सब कुछ बताया होता है, देन रजिस्टर ऑफिस के बारे में बताया होता है, देन थर्ड ऑब्जेक्ट क्लोज में बताया होता है। ऑब्जेक्ट क्लोज में उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। कंडीशंस, इसमें ऑब्जेक्ट क्लोज में कौन कौन सी कंडीशन होती है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो मस्ट बी लीगल, ओके, कॉन्ट्रैक्ट हमारा लीगल होना चाहिए। शुड नॉट बी कंट्रेरी टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, ये नहीं है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट लॉ जा रहा है तो हम इलीगल काम कर रहे हैं, नहीं, हमारा काम लीगली होना चाहिए। शुड नॉट बी कॉन्ट्रेरी, ठीक है। मस्ट नॉट बी इमोरल, मतलब एथिकल, हमारा मस्ट नॉट बी एथिकल नहीं होना चाहिए वो हमारा काम। और इसमें अल्ट्रेशन क्या क्या कर सकते हैं, चेंजेस अगर करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं, करने के लिए बाय पासिंग रेजोल्यूशन, फर्स्ट तो इसमें चेंजेस करने के लिए पासिंग रेजोल्यूशन प्लस
परमिशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, और हमें कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन तो पता ही है 75% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए। देन कंपनी लॉ की परमिशन भी लेनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लाइबिलिटी क्लोज। अब लाइबिलिटी क्लोज में क्या होता है, लाइबिलिटीज़ जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कब कब किस किस सिचुएशन में कितने कितने अमाउंट के लिए लायबल है। जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं वो दो तरह से होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। अब लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, जो एक मेंबर है उसने ना अपनी तरफ से देखते हैं यहाँ से नहीं, जो एक कंपनी है उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। मेंबर्स शेयर होल्डर लगा रहे हैं हम, शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने कंपनी के ना शेयर्स एक शेयर खरीदा हुआ है एक मेंबर ने, ठीक है। 100 रुपये का शेयर खरीदा है, उसमें से उसने 70 रुपये पहले पे कर दिए हुए हैं, तो उसके 300 रुपये बचे, तो वो सिर्फ उसी के लिए लायबल है, जितने शेयर्स का उतना अमाउंट रहता है उसी के लिए लायबल है, ठीक है। अगर कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ उतने अमाउंट के लिए ही लायबल होगा जितने उसके अनपेड हैं। देखें, मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपे एंड ऑफ शेयर कैपिटल। जो उसने शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स थे उसके पास, उसमें से जो अमाउंट उसका अनपे होगा सिर्फ वो उसी के लिए लायबल होगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, इसमें एग्जांपल ले लें, एक बंदा है उसके पास 1000 शेयर्स लिए, उसने 10 रुपये ईच है, ठीक है। एट द टाइम उसने ना 1000 शेयर्स के हिसाब से 7 रुपये के हिसाब से सारे शेयर्स के पैसे पे कर दिए, तो अब उसके 3 रुपये के हिसाब से रह गए, पर शेयर 10 रुपीज़ था ना, उसने 7000 रुपीज़ पे कर दिया, बट 3000 उसका भी अनपे है। तो अगर कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो ओनली 3000 के लिए लायबल है, नॉट फॉर 10,000, ओके। और सेकेंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसने जैसे अब एक पर्सन था इसमें, उसने गारंटी दी